हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग कवर कर रहे हैं 7th क्लास एनसीईआरटी पॉलिटी। आज हम लोग इसका चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है इसका राज्य शासन कैसे काम करता है। इससे पहले हमने चैप्टर 2 पढ़ा और चैप्टर 1 में हमने समानता के अधिकार के बारे में पढ़ा था। और चैप्टर 2 में हमने देखा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य सरकार की क्या भूमिका रहती है। इस चैप्टर में राज्य शासन कैसे काम करता है इसको हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ें हैं राज्य शासन से संबंधित इस चैप्टर में। पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय, राज्य और केंद्र। मतलब 3 प्रकार की सरकार होती है। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है। लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का उदाहरण लेते हैं। देखिए कि इस चैप्टर में हमें क्या सीखने को नया मिलता है। जिम्मेदारी किसकी? देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। न्यूज़ की इस खबर से एक समझाने की कोशिश की गई है कि इन बातों की जिम्मेदारी किसकी है। अगर राज्य में पानी की कमी है तो कौन जिम्मेदार है इसके लिए। कई गांवों में लोग गंदला पानी पीते हुए पाए गए। नदी, नाले और तालाब सूख गए। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। और आपको पता है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि हैजा पानी से फैलता है। मतलब स्वच्छ जल ना मिलने के कारण इस तरह के रोग फैलते हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कोई सचमुच इससे मर सकता है? क्या पता बस मुझे ना हो जाए ये बीमारी। रैली के कारण ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। रैली के कारण सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। विधायक सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? हाँ हाँ, ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। उस दिन दोपहर में मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए श्रीन। ही हा हा, हंसते हुए। अचानक रुक जाओ।
तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है, इस तरह से चलती है 1 2 और 3, फिर ये यहाँ पर रुक जाओ। अचानक अचानक ट्रैफिक पुलिस इनको मिलती है, अब ये कहती है कि रुक जाओ। रैली के कारण सड़क बंद है, रैली वालों ने विधायक का घेराव कर लिया है। सचमुच, लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया है क्या? तो फिर ये और उसके बाद में, और हम ये मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, ये कोई नेता वेता होंगे। सा मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, ये विरोधी दल के हैं। देखिए, कहानी से समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ से बेसिक बात यह है कि विधायक कौन है और विधायक लोगों की समस्याओं के लिए जिम्मेदार क्यों है। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी एमएलए से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। तो आपका जो राज्य की विधानसभा होती है उसके सदस्य को विधायक कहा जाता है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का संक्षिप्त रूप है। एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको एमएलए बोलते हैं शॉर्ट में। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, विधायकों को जनता चुनती है। फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, पातालपुरम में क्या हो रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचार से उपयुक्त स्थिति में क्या कदम उठाए जा सकते हैं या क्या किया जा सकता है, और आपके अनुसार कैसे यह कार्य करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर चर्चा कीजिए। आम सभा, भारत के राज्य, निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, ये सब क्या बातें हैं? क्या आप अपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरण दे सकते हैं? बहुमत क्या है, सत्तारूढ़ दल क्या है और विरोधी दल क्या होते हैं? भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, कई निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड होता है राज्य। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए। इसमें दर्शाया गया है कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए भी ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। और जिस राजनीतिक दल के विधायक सबसे ज़्यादा होते हैं, बहुमत होता है विधानसभा में, जिस पार्टी के सदस्यों का वही सरकार बनाती है, वही उसी पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो यह हिमाचल प्रदेश को दिखाया गया, सारे प्रदेश यहाँ पर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश जो है इसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर विधायक कितने बनेंगे? 68 विधायक बनेंगे, जो कि अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं। जो लोग विधायक होते हुए मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से जीत जाते हैं, आधे से अधिक, अगर 68 हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 68 में से हम बात करें 34 विधायक आधे आधे हो जाएंगे। अगर हम आधे आधे करें तो आधे से अधिक हो जाएं, इधर 33 रह जाएं और इधर 35 हो जाएं, तो इसकी सरकार बन जाएगी उस राज्य में। राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं।
राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। तो जो सत्ता में आ जाता है, जो आधे से अधिक बहुमत प्राप्त कर लेता है, वही सरकार बनती है उसकी, उसी का मुख्यमंत्री चुना जाता है उन्हीं में से, उसको सत्ता पक्ष कहते हैं। और जो बाकी लोग हैं जिनकी सरकार नहीं बनती वो विरोधी पक्ष कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के कितने क्षेत्र हैं? 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। इसमें और यहाँ पर दिखाए गए हैं जम्मू कश्मीर का नक्शा है। यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए नक्शे में हिमाचल प्रदेश को जामुनी रंग से दिखाया गया है इस वाले मैप में। इस पुस्तक के पृष्ठ 98 पर दिए गए भारत के नक्शे में पेंसिल से इनकी आकृति बनाइए। किसकी? आप जिस राज्य में रहते हैं उसकी, हिमाचल प्रदेश राज्य की, मतलब अपने राज्य की लोकेशन बता सकते हैं आप। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी, और बाकी आपका हिमाचल प्रदेश ये रहा। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं छोटे छोटे एरिए हैं जिनको डिवाइड किया गया है। इसमें देख सकते हैं फिर ये हिमाचल प्रदेश में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम यहाँ पर क्या है? राजनीतिक दल और चुने गए सदस्यों की संख्या। 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें बीजेपी, जो भारतीय जनता पार्टी, उसके 44 कैंडिडेट थे। इतने कैंडिडेट जीते थे, इतने विधायक हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके 21। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इस पार्टी का 1 सदस्य जीता था। और निर्दलीय, जो किसी पार्टी के नहीं थे, निर्दलीय उनको बोलते हैं, मतलब किसी दल के ना होना, ऐसे 2 कैंडिडेट इसमें जीते थे। कुल कितने थे? 68 कैंडिडेट। लेकिन सरकार किसकी बनी? चुने गए सदस्यों में जो इस पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा थी, जिसके विधायक सबसे ज़्यादा था उसकी सरकार बनी। और जानकारी हम देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट दे रखी है, इस पर जा कर के विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। इस उदाहरण में इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के थे। तो बहुमत प्राप्त पार्टी के बाद में जो सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे होती है, कहने का अर्थ है थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, उसी क्रम में वो क्या है? सबसे मुख्य विरोधी माने जाते हैं। जो सेकंड नंबर पे रहता है, पहले नंबर वाला तो सत्ता दल हो जाता है, तो वो प्रमुख विरोधी कहलाता है, विरोधी पक्ष हो जाता है। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां भी थीं और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो चुनाव जीतकर आए थे। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं। जो मुख्यमंत्री बनता है, सत्ताधारी दल के जो विधायक होते हैं वही अपने नेता को चुनते हैं। इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। मुख्यमंत्री फिर अपनी मंत्रिपरिषद बनाता है। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल इसकी मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाएं।
अब मुख्यमंत्री और मंत्री मिलकर क्या करते हैं, इनका एक कर्तव्य है कि शासन के विभिन्न विभागों या जो मंत्रालय हैं राज्य लेवल पर उनका काम करेंगे, उनको चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। तो विधानसभा क्या है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी सत्ताधारी दल के और विरोधी दल के विधायक इकट्ठे होते हैं और वो किसी विषय पर या अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, एक तो विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में, क्योंकि विधायकों में से ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों को चुना जाता है मंत्री बनाने के लिए। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे और चीज़ें। अपने प्रदेश के बारे में कैसे आंकड़े पता कीजिए, मतलब अपने प्रदेश के बारे में वैसे आंकड़े पता कीजिए जैसे आपने हिमाचल प्रदेश की तालिका में देखे हैं, उन्हें एक तालिका के रूप में दर्शाइए। आप जिस प्रदेश से हैं आप उसमें उसके आंकड़े देख सकते हैं। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम पता कीजिए कि कौन है। कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर के कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। अपने शिक्षक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुमत प्राप्त नहीं होता है किसी भी पार्टी को, तो कुछ दल मिलकर के सरकार बना लेते हैं। विधानसभा में एक बहस। आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य तथा प्रभावशाली भवन में स्थित थी। बच्चे बहुत उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे के विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी थीं। ये विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। तो विधायक सरकार को सलाह दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं और प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। यही चलता रहता है विधानसभा में। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते या पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। विधानसभा सदस्य उनको कोई अगर प्रस्ताव है तो उसको पारित करते हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। लोकतंत्र में जो विधानसभा सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से और मुख्यमंत्रियों से प्रश्न कर सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक एक। अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है ये। वह सरकार जो अपने को प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजे जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि वे स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाएं। तो स्वास्थ्य मंत्री जो आपका विधानसभा के जो विधायक होते हैं, फिर जो मंत्री परिषद चुनी जाती है उसी में होता है स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री की मंत्री परिषद का सदस्य। विधायक 2। मेरा प्रश्न ये है कि सरकारी अस्पतालों की दशा इतनी खराब क्यों है?
सरकार जिला अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब ये महामारी का रूप ले चुकी है। इस तरह से विधायक प्रश्न पूछते हैं विधानसभा में। विधायक 3 क्या कहते हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोलपट्टी में भी पानी की कमी की गंभीर समस्या है। औरतों को पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकरों को काम में लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई करवाकर उन्हें संक्रमण मुक्त किया गया है। चौथा विधायक क्या कहता है, मुझे लगता है कि मेरे साथी समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। ये जवाब में है। पानी के टैंकरों को काम में लगा दिया गया है। ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद के लिए भरसक प्रयास कर रही है। तो ये सरकार की ओर से जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो इस तरह से उत्तर देते हैं, या फिर जो मंत्री होते हैं वो उत्तर देते हैं इस तरह से। 5वां विधायक क्या कहता है, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। कई ऐसे अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम ये कैसे सुनिश्चित करने वाले हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुंच जाएं। 6वां विधायक क्या कहता है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह ही सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष का विधायक बोल रहा है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ कराने का अभियान शुरू किया है। इस तरह से जवाब दिए जाते हैं। क्या दिए गए चित्र में आप सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष के विधायकों को पहचान सकते हैं। सत्ता पक्ष के विधायकों को एक रंग से और विरोधी पक्ष के विधायकों को दूसरे रंग से रंगिए। इस चित्र में 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमने 5 और 6 विधायकों को पढ़ा। तो जो जवाब दे रहे हैं वो क्या है, सत्ता पक्ष के विधायक हैं। जैसे कि 6ठा और आपका मुझे लगता है साथ ही समस्या को बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। 4था तो ये, और बाकी ये क्या है, प्रश्न पूछने वाले लोग हैं, अन्य विधायक। उक्त भाग में आपने विधानसभा में चल रही एक बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई या ना की गई कार्रवाई पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो उनके प्रभारी हैं। इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर विधायिका के रूप में क्या करते हैं, सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार ये प्रदान करते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। शासन की कार्य प्रणाली क्या है, जो विधायक सोचते हैं कि सरकार स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रही है वे मुख्य रूप से क्या क्या तर्क दे रहे थे। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपयुक्त चर्चा का उत्तर किस प्रकार देते, बताइए। आपके विचार से क्या उपयुक्त बहस कुछ अर्थों में उपयोगी रही, कैसे, चर्चा कीजिए। व्याख्या कीजिए कि सरकार की कार्यप्रणाली में एक सामान्य विधायक और उस विधायक में जो मंत्री भी है क्या अंतर है। एक सामान्य विधायक है और एक वो विधायक जो
मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद का मंत्री भी है, सदस्य भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शासन की कार्यप्रणाली क्या है? केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्रवाई की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। यहाँ पर इसी तरह का एक तरीका दिया गया है जो विधानसभा से, जरूरी नहीं कि विधानसभा में ही सारी बातें हों, लोग अन्य माध्यमों से भी अपनी बातें व्यक्त करते हैं। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े ही समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। विधानसभा में चर्चा हुई, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, इसमें आपने प्रेस वार्ता का नाम बहुत सुना होगा। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री भी थे, इनमें कुछ शासकीय अधिकारी भी थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। अब इसमें देखिए, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों ही पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी और वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं है, वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी की भी है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी। तो समिति गठित करके भी जांच करवाते हैं और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें। लोक निर्माण मंत्री होता है एक। जैसा आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे ये कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। तो कहने का अर्थ है, सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए और जनता के प्रति कैसा होता है? जवाबदेही होता है। इसे अपने कार्यों के उत्तर देने पड़ते हैं कि वह क्या कर रहा है। जनता या फिर विपक्ष पूछता है इनसे, या फिर जो प्रेस वार्ताएं होती हैं वहाँ पर प्रश्न करते हैं जो संपादक होते हैं अखबारों के। सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। इस तरह की खबरें निकलती हैं। पातालपुरम रवि आहूजा, पिछले कुछ सप्ताहों में, अब इसमें क्या है, ये पातालपुरम जिले की बात है। रवि आहूजा यहाँ संपादक थे, उन्होंने देखी चीज़ों को। पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने हेतु निर्देश दिए हैं।
सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को ये जानकारी देने की भी है कि किन किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे। तो इस तरह से प्रेस वार्ताएं होती हैं जहां जो मुख्यमंत्री होते हैं वो उन्हें जवाब देना होता है। हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय लिखिए। प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होती है? सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। जैसे सरकार क्या कर सकती है? सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का निर्णय कर सकती है। जैसे उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में ये नगर निगम के लिए कानून बना करके ये चीज़ अनिवार्य कर सकती है कि सभी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। ये भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। इसके पश्चात जो अलग अलग शासकीय विभाग होते हैं वो क्या करते हैं? देखिए, किसी विषय पर कानून बनाने का एक कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा करती है। विधानसभा कानून बनाती है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं और पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में संसद के बारे में। पूरे आपका जो देश के लिए कानून बनते हैं वो संसद बनाती है, हम ये भी जानते हैं। संसद ही है एक विधानमंडल जो होता है, विधानसभा विधान परिषद जो जिसके ये हिस्से होते हैं। तो आपका विधानमंडल एक तरह की संसद ही है जो राज्य के लेवल पर होती है। लोकतंत्र में विधायकों एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ जानने की है कि यहाँ पर जब विधायक चुन जाता है तब उसके बाद में वो जनता पर कितना ध्यान देता है। आपने देखा होगा कि फिर वो जनता पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वोट के टाइम आएंगे और आपसे क्या है, वोट लेकर के बस जीतने के बाद में जनता से मतलब नहीं रखते। और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा। ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग अभी बात हुई, तो स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कौन होगा? सत्ता पक्ष का वो विधायक जिसको मंत्री बनाया गया होगा। इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अब ये विभाग जो भी कार्य करते हैं उसके लिए जो विधायिका है, जो सारे विधायक हैं, उनके द्वारा पास होना जरूरी है। वो इसे अनुमति देते हैं तभी कार्य आगे किया जाता है। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित करते हैं। अपना मत क्या है उनका ये बताने के लिए सरकार को, और सरकार का विरोध करने के लिए भी ये लोग सभाएं आयोजित करते हैं कुछ इस तरह से। विभाग का नाम और उनके कार्य के उदाहरण स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, क्या क्या कार्य करते हैं, तो यहाँ पर उनके कार्य का उदाहरण आप देख सकते हैं। वॉलपेपर की परियोजना। अपने शिक्षक की सहायता से पता लगाइए कि उपरोक्त शासकीय विभाग क्या काम करते हैं और उन्हें तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए।
इसमें ये क्या क्या काम करते हैं? स्कूल शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग। आप कमेंट बॉक्स में बताएं पहला, दूसरा और तीसरा इनके कार्य। स्कूल शिक्षा विभाग क्या कार्य करता है, लोक निर्माण विभाग और कृषि विभाग राज्य स्तर पर ये क्या कार्य करते हैं? बॉल पेपर की परियोजना। बॉल पेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दी गई हैं वे कक्षा में बॉल पेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। बॉल पेपर शिक्षिका चुने गए विषय की पूरी कक्षा को परिचय देती हैं और संक्षिप्त चर्चा करके कक्षा को कुछ समूहों में बांट देती हैं। समूह उस मुद्दे पर चर्चा करता है और तय करता है कि बॉल पेपर में क्या क्या रखना चाहेगा। इसके बाद बच्चे अपने आप या दो दो की जोड़ी में इकट्ठी की गई सामग्री को पढ़ते हैं और अपने अनुभवों और विचारों को लिखते हैं। इसके लिए वे कविताओं, कहानियों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि की रचना कर सकते हैं। जो भी सामग्री चुनी गई, बनाई गई या लिखी गई उसे समूह के लोग मिलकर देख लेते हैं। वे एक दूसरे के लिखे हुए को पढ़ते हैं और अपने सुझाव देते हैं। वे मिलकर ये तय करते हैं कि वॉल पेपर में क्या क्या जाएगा और फिर उसका लेआउट बनाते हैं या अलग अलग विचार लिखते हैं और फिर एक दूसरे के को पढ़ते भी हैं। इसके बाद प्रत्येक समूह अपना वॉल पेपर पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। ये महत्वपूर्ण है कि समूह के एक से अधिक सदस्य को प्रस्तुत करने को कहा जाए और सभी समूहों को अपना काम बताने के लिए बराबर का समय मिले। जब सभी समूह अपना प्रस्तुतिकरण करने तो समीक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना अच्छा रहता है। अपने आप वे और क्या क्या कर सकते थे, क्या करने से उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो जाता, लेखन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है। तो इस तरह से वॉल पेपर चार्ट तैयार किया जाता है। और देखिए यहाँ पर कुछ और चीज़ें। सन 2006 में डेंगू की महामारी के विषय में यह वॉल पेपर कक्षा 6वीं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 हिंडन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों ने बनाया था। इस तरह से ये कई प्रकार की जानकारियाँ देता है और किसी समस्या को बताता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े किसी अन्य मुद्दे पर ऐसा वॉल पेपर निकालने की एक परियोजना करो, जैसे ज्वर की महामारी, कोई शिक्षा कार्यक्रम, कानून और व्यवस्था का कोई विषय, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आदि। अपने राज्य की सरकार के कार्य से जुड़े वॉल पेपर बना सकते हैं। अलग अलग मंत्री अलग अलग विभाग के अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किए हैं वो सब इस तरह से वॉल पेपर में आ जाएंगे। तो वॉल पेपर क्या है आप समझ गए होंगे। निर्वाचन क्षेत्र व प्रतिनिधि शब्दों का प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए कि विधायक कौन होता है और उसका चुनाव किस प्रकार होता है। कुछ विधायक मंत्री कैसे बनते हैं स्पष्ट कीजिए। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए। पातालपुरम में क्या समस्या थी, निम्नलिखित के द्वारा इस विषय में क्या चर्चा या कार्य किए गए, निम्न तालिका में भरिए। आम सभा, विधानसभा, प्रेस वार्ता, मुख्यमंत्री, विधानसभा सदस्य द्वारा विधायिका में किए गए कार्यों और शासकीय विभागों द्वारा किए गए कार्यों के बीच क्या अंतर है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, शब्द संकलन। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। एक विधायक का एरिया, एक विधानसभा। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। बहुमत, इसका अर्थ है इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष, इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं हैं और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचार करने के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। कार्य करती है सत्ता पक्ष की सरकार और उसके मंत्री, लेकिन ये क्या करते हैं, ये सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाते हैं और विधानसभा में विचार के लिए नए मुद्दे भी उठाते हैं।
प्रेस वार्ता, इसका मतलब क्या है? मीडिया से संबंधित पत्रकारों का ऐसा समूह जिसे किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और उस पर प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो, इन्हें आमंत्रित किया जाता है सरकार के द्वारा या उनके मंत्रियों के द्वारा। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को बताएं। तो मीडिया एक माध्यम है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लोगों को जानकारी मिलती है कि सरकार क्या कर रही है, तो प्रेस वार्ता के माध्यम से पत्रकारों तक सरकार और उसके मंत्री ये बात पहुंचाते हैं, अर्थात मुख्यमंत्री और उसके मंत्री। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसमें बहुत बेसिक जानकारी दी गई है, तो इसको पढ़ें। एनसीईआरटी इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है पढ़ना, क्योंकि बेसिक चीज़ें तो हमें यहाँ से मिलेंगी। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।